हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वेद प्रकाश शर्मा का नॉवेल काला अंग्रेज का 8वां भाग। क्या बात कर रहे हैं एलिस साहब। जेम्स एलिस के बंधनों में जकड़ा हुआ युवक बुरी तरह गिड़गिड़ा रहा था, जिसे नंबर 40 के रूप में सिकंदर और उसके साथियों के साथ देखा गया था। भला मेरा सिकंदर और उसके साथियों से क्या मतलब हो सकता है? मेरे घर में क्यों रुकने लगे वे? मैं तो गांव से यहाँ पढ़ने आया हूँ। घर से सीधा कॉलेज जाता हूँ, कॉलेज से सीधा घर आ जाता हूँ। मैं तो ट्यूशन तक नहीं। तो फिर ये क्या है? उसकी बात काटने के साथ दहाड़ते हुए एलिस ने उसके बाएं कंधे से शर्ट फाड़ दी। क्या है ये? गुलजार के सारे विरोध एकदम रुक गए। अवाक सा रह गया था वह। और एलिस की बगल में खड़ा नज़ीर भी अवाक रह गया। वह गुलजार के कंधे पर गुदी एक गोल मोहर को देख रहा था। उस मोहर को जिसके बीचों बीच लिखा था 40। इसका क्या मतलब है अब्बाजान? वह पूछे बगैर न रह सका। इनकलाबियों की पहचान है ये। सिकंदर के इनकलाब नामक संगठन के हर मेंबर के कंधे पर यह मोहर गुदी रहती है। मोहर के बीच में लिखा 40 बता रहा है कि इसका नंबर 40 है। पर उन्होंने ऐसी पहचान बनाई क्यों रखी है जिससे हम लोगों को देखते ही किसी के इनकलाबी होने का पता लग जाए? ये पहचान उन्होंने अपनी सुविधा के लिए बनाई है। इसलिए बनाई है ताकि कोई और उनका मेंबर बनकर संगठन में ना घुस सके। हुकूमत किस किस की कमीज़ें फाड़ कर देखेगी? जिस पर शक होता है उसी को तो देख सकते हैं। ओह। एलिस ने पुनः कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि गुलजार ने एक बहुत ही तेज झटके के साथ खुद को एलिस की गिरफ्त से न केवल छुड़ा लिया था, बल्कि विपरीत दिशा में भागता हुआ उस वक्त वह अपने ताबीज़ को मुंह में डालने की कोशिश कर रहा था जब एलिस हलक फाड़ कर चीखा, उसे रोको नज़ीर, ताबीज़ में जहर है, वह मरने की कोशिश कर रहा है। और नज़ीर इतनी ज़बरदस्त फुर्ती के साथ विपरीत दिशा में भागते गुलजार पर झपटा कि एलिस भी दंग रह गया। यह सच्चाई है कि उसकी आंखें ये न देख सकी थी कि उसने किस पल गुलजार को दबोच लिया। बस यही नज़र आ सका था उसे कि नज़ीर का शिकार उसकी भुजाओं में फंसा फड़फड़ा रहा है। गुलजार की वह कलाई नज़ीर के मजबूत हाथ में दबी हुई थी, जिससे उसने गले में लटके ताबीज़ को अपने मुंह में ठूसने का प्रयत्न किया था। नज़ीर ने उसे वैसा करने नहीं दिया था। कोशिश तो अब भी कर रहा था वह, परंतु कामयाब नहीं हो पा रहा था। नज़ीर ने उसकी वही कलाई मरोड़ी और ऐसी मरोड़ी की हलक से निकली चीख के साथ वह उसकी पीठ से जा सटी। ये चीखना नहीं चाहिए नज़ीर। एलिस ने उनकी तरफ झपटते हुए दूसरा निर्देश दिया। इसकी चीख अगर इस घर से बाहर निकल गई और किसी पड़ोसी ने सुन ली तो यह बात इसके गिरोह तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी कि यह हमारे चंगुल में फंस गया है। ऐसा हो गया तो इसका हमारी गिरफ्त में आना बेकार हो जाएगा। उसकी बात पूरी होने से बहुत पहले ही नज़ीर का दूसरा हाथ कुकर का ढक्कन बनकर गुलजार के मुंह पर चिपक चुका था। चीखने के प्रयास में वह गूं गूं करता और पीड़ा से छटपटाता नज़ीर के बंधनों से निकलने का असफल प्रयास कर रहा था। एलिस ने नज़दीक पहुंचकर उसके गले से वह धागा नोच लिया जिसमें तावीज़ पड़ा हुआ था। बोला, यही खूबी है इन कुत्तों की, ये कि जब तक पकड़े नहीं जाएंगे, पहचान नहीं लिए जाएंगे, तब तक इनोसेंट बने गिड़गिड़ाते रहेंगे। ये कहते रहेंगे कि हमारा भला इनकलाब से क्या संबंध। लेकिन जैसे ही ये बात समझ में आएगी कि ये पकड़ लिए गए, मुकरने के सभी रास्ते बंद हो गए, तो सुसाइड करने की कोशिश करेंगे। उसे जकड़े नज़ीर ने गुर्राते सर में पूछा, और अगर सुसाइड करने में भी नाकाम हो जाए तो क्या करते हैं ये? चाहे जो कर लिया जाए, चाहे जितना टॉर्चर कर लिया जाए, मगर ज़ुबान नहीं खोलते, संगठन के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं बताते। अब तो खैर बलवीरा नहीं है, लेकिन जब तक था वह भी पनाह मांग गया था। इन हरामजादों की इसी खूबी के कारण तो जिसे पकड़ा जाता है बात उससे आगे नहीं बढ़ पाती। यही तो वजह है कि आज 15 साल गुजर जाने के बावजूद हमें इनके हेडक्वार्टर का पता नहीं लगा। हेडक्वार्टर का पता तो हमें लग ही चुका है, नज़ीर ने देखते से लहजे में कहा था। उसमें दाखिल होने के लिए जिन बातों का पता होना चाहिए वे सब ये बताएगा। कुछ भी कर लो नज़ीर, मुझे पता है कि ये नहीं बताएगा। ये बताएगा अब्बाजान, ये टेप की तरह बताएगा। आप बस यहाँ आकर इसकी ये कलाई और मुंह दबोच लीजिए। एलिस समझ नहीं सका कि नज़ीर क्या करने वाला है। तावीज़ अपनी जेब में रखा उसने और वह कर दिया जो नज़ीर चाहता था। अब नज़ीर एलिस के बंदरों में जकड़े गुलजार के सामने पहुंचा और उसकी आंखों में आंखें डालता बोला, नाम बोल। गुलजार इनकार में गर्दन हिलाता हुआ मचला, नहीं बताएगा। कहने के साथ माहौल के बिल्कुल विपरीत नज़ीर मोहक अंदाज में मुस्कुराया था। उसने पुनः पहले जैसी प्रतिक्रिया दी, आंखों में देख, मेरी आंखों में देख। कहने के साथ वह गुलजार का गिरेबान पकड़कर उसके चेहरे पर झुका। गुलजार फटी फटी आंखों से उसी की आंखों में देख रहा था, और जैसे यही सबसे बड़ी गलती की थी उसने। अगला दृश्य, जाने कौन था वह? ये भी पता नहीं लग रहा था कि स्त्री था या पुरुष, क्योंकि अपने चेहरे को उसने एक काले नकाब से ढक रखा था। वह चारों तरफ दूर दूर तक फैली पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बनी एक पगडंडी पर बहुत तेज़ी से बढ़ा चला जा रहा था। चाल बता रही थी कि उसे कहीं पहुंचने की जल्दी है। नकाब के अलावा बाकी शरीर पर उसने पतलून,
कपड़े के जूते, शर्ट और शर्ट के ऊपर एक कोट पहन रखा था। पश्चिम की पहाड़ियों के पीछे सूर्य बस डूबने ही वाला था। चेहरा पीला पड़ चुका था उसका, क्योंकि उसकी अंतिम रश्मियाँ पहाड़ों की चोटियों पर दम जो तोड़ रही थी। पथिक शायद सूर्य से ही शर्त लगाए हुए था। उसके पूरी तरह डूबने से पहले ही किसी खास स्थान पर पहुंच जाना चाहता था। और फिर वह वाकई सूर्य के डूबने से पहले एक बहुत ही विशाल पेड़ के नीचे पहुंच गया। वहां पहुंचकर ऐसी सांस ली जो बता रही थी कि सूर्य डूबने से पहले उसकी यही मंजिल थी। कुछ देर तक पेड़ के नीचे खड़ा लंबी लंबी सांसें लेकर अपनी अव्यवस्थित हो गई श्वास क्रिया को व्यवस्थित करने की कोशिश करता रहा। और जब उसमें भी कामयाब हो गया तो बंदर की मानिंद ज़बरदस्त फुर्ती के साथ पेड़ पर चढ़ता चला गया। एक बहुत ही मोटे तने पर जाकर रुका और फिर वहीं बैठ गया। अब वह नकाब से झांकती अपनी आंखों के ठीक सामने मौजूद करीब 1000 फुट ऊंचे हरे भरे पर्वत को देख रहा था। वह पर्वत वहां मौजूद अन्य पर्वतों से कई मायने में अलग था। पहली बात, आसपास के सभी पर्वतों में सबसे ऊंचा था वह। दूसरी बात, चटक हरे रंग की घास उस पर इतनी ज़्यादा घनी थी कि पूरे पर्वत पर हरे रंग का कालीन सा बिछा प्रतीत होता था। अन्य पर्वतों के मुकाबले उस पर पेड़ भी ज़्यादा संख्या में थे। तीसरी और सबसे खास बात, हर दिशा से वह एकदम खड़ा था, ठीक वैसा जैसे बच्चे रेत में घरौंदा बना देते हैं। यानी किसी भी तरफ से उस पर चढ़कर चोटी पर पहुंचना एक ऐसा काम था जिसे बिरले ही अंजाम दे सकते थे। चौथी बात, पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर चोटी को चारों तरफ से घेरे 4 विशाल वृक्ष खड़े थे, जैसे चार तरफ से चोटी की रक्षा कर रहा हूँ। पेड़ पर बैठे नकाबपोश को मालूम था कि उस पहाड़ से पहाड़ के चारों तरफ अनेक निगाहें कड़ी नज़र रखे हुए होती हैं। उन नज़रों से छुपकर पहाड़ पर चढ़ना का नामुमकिन है। अब नकाबपोश को सूर्य के डूबने का इंतज़ार था। और फिर अचानक ही उस वक्त वातावरण में अंधेरा छा गया जब सूरज ने दूर वाली पहाड़ी के पीछे मुकड़ा छुपाया। उस पहाड़ी के पीछे से झांक रही रोशनी बस कुछ ही देर तक वातावरण में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए रही थी। 10 मिनट बाद हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। अब वह पहाड़ जो पेड़ पर बैठे नकाबपोश की निगाहों के केंद्र में था, हरा भरा नहीं बल्कि अंधेरे के बीच खड़े बहुत ही बड़े दैत्य सा प्रतीत हो रहा था। उसकी निगाहें मुकम्मल ढलान पर फिसल रही थीं। हालांकि कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा था, मगर वह जानता था कि उसी की तरह इस वक्त यहाँ अनेक लोग मौजूद हैं और पहाड़ के ऊपर से भी उनके चारों तरफ सख्त निगाह रखी जा रही है। करीब 15 मिनट और उसने यूं ही पेड़ पर बैठे बैठे गुजारे। उसके बाद जितनी तेज़ी के साथ पेड़ पर चढ़ा था उतनी फुर्ती के साथ नीचे उतरा और लपकता सा पहाड़ की तरफ बढ़ गया। अब अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि चारों तरफ हाथ को हाथ सुझाई न देने वाला अंधेरा छा चुका था। उस अंधेरे को बस कभी कभी जुगनुओं की चमक भेद देती थी। झिंगुरों के बोलने की आवाज़ें वातावरण को अजीब सा डरावना बनाए दे रही थी, परंतु नकाबपोश को जैसे उस सब से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं था। वह इस तरह तेज़ी के साथ हरे भरे पहाड़ पर चढ़ता चला जा रहा था जैसे प्लेन में चल रहा हो। इस काम में इस वक्त उसके कपड़े के जूते बड़े सहायक थे। पहाड़ का भी वह चौथाई हिस्सा ही चढ़ पाया था कि अपनी दाहिनी तरफ आहट महसूस की, ऐसी आहट जैसे कोई और भी उसकी तरह पहाड़ पर चढ़ रहा हो। नकाबपोश ने गर्दन घुमाकर उस तरफ देखा ज़रूर, लेकिन कोई नज़र नहीं आया। अंधेरे ही इतना था कि नज़र आना भी नहीं था। बावजूद इसके उसके मुंह से आवाज़ निकली, वह कहाँ है? अंधेरे ने जवाब दिया, जहाँ होना चाहिए। बस उसके बाद उनके बीच कोई बात नहीं हुई। थोड़ी ऊपर और चढ़ा था कि बाईं तरफ से भी किसी के चढ़ने की आवाज़ आई। उसने भी शायद उसकी आहट पाली थी, किंतु बोला कोई कुछ नहीं। तीनों अपने काम में मशगूल रहे और काम एक ही था, पहाड़ पर चढ़ते रहना। चढ़ाई पर अन्य नकाबपोश मिलते रहे। धीरे धीरे वे 8 हो गए। 8 व्यक्तियों का समूह। उन सभी के जिस्मों पर कपड़े भले ही अलग हो, लेकिन 2 चीज़ें कॉमन थी, नकाब और कपड़े के जूते। अब वे लगभग साथ ही साथ पहाड़ पर चढ़ रहे थे, मगर आपस में बोला कोई किसी से नहीं था। उस वक्त वे करीब करीब आधा पहाड़ चढ़ चुके थे और एक विशाल पेड़ के नीचे से गुजर रहे थे, जब अचानक पेड़ के ऊपर से एक कड़क आवाज़ आई, ठहरो। आठों इस तरह रुक गए जैसे अचानक पैरों में ब्रेक लग गया। पेड़ पर से कहा गया, एक एक करके नीचे से गुजरो। आठों अपने आप एक लाइन में खड़े हो गए, यूं जैसे हर एक को मालूम था कि किसको कौन से नंबर पर खड़े होना है। जिस नकाबपोश के साथ हम शुरू से हैं वह लाइन में तीसरे नंबर पर था। पहले नंबर का नकाबपोश पेड़ के नीचे से गुजरा। पेड़ के ऊपर से पूछा गया, नंबर 10। पेड़ के नीचे पहुंचे नकाबपोश ने कहा, कोड। उसने जवाब दिया, मेरी घड़ी बंद है, जा सकते हो। ऐसा सुनते ही वह आगे बढ़ गया। दूसरे नंबर पर खड़ा नकाबपोश पेड़ के नीचे पहुंचा। उससे भी नंबर और कोड पूछा गया, जिसका उसने जवाब दिया और फिर उससे भी कहा गया, जा सकते हो। जब तीसरे नंबर का नकाबपोश पेड़ के नीचे पहुंचा और उससे नंबर पूछा गया तो उसने कहा, 40। कोड, छुपा रुस्तम, जा सकते हो। वह भी आगे बढ़ गया। इस तरह पेड़ के नीचे से गुजरने वाले हर नकाबपोश से उसका नंबर और कोड पूछा गया और शायद उसे सही पाने के बाद ही आगे बढ़ने के लिए कहा गया। ऐसा केवल उसी पेड़ के नीचे नहीं हुआ था
दो और पेड़ों के नीचे से उन्हें इसी तरह लाइन लगाने के बाद एक एक करके गुजरना पड़ा। खास बात यह थी कि हर बार उन्होंने अलग क्रम में खड़े होकर लाइन बनाई थी और पूछे जाने पर अपना नंबर भले ही पहले वाला बताया, लेकिन कोड के जवाब में अलग शब्द बोला था। जैसे जिस नकाबपोश के साथ हम हैं, उसने अगर पहले पेड़ के नीचे अपना कोड छुपा रुस्तम बताया था, तो दूसरे पेड़ के नीचे गहरा का और तीसरे के नीचे विनाशकारी। करीब 2 घंटे की कठिन चढ़ाई चढ़ने के बाद वे पर्वत की चोटी पर पहुंचे। वहाँ जहाँ चोटी को घेरे 4 पेड़ खड़े थे, उन पेड़ों पर से पुनः नंबर और कोड पूछे गए। नंबर इस बार भी उन्होंने वही बताए जो बताते आ रहे थे, मगर कोड इस बार भी अलग थे। पेड़ों से घिरी चोटी के ठीक बीच में पहुंचने पर उन्होंने देखा कि चोटी का बहुत बड़ा हिस्सा ज्वालामुखी के मुंह की मानंद गोलाकार शक्ल में खुला हुआ था। पहाड़ का वह मुंह किसी भी तरह 20 फुट व्यास से कम नहीं था। नीचे से देखकर तो खैर कोई कह ही नहीं सकता था कि पहाड़ की चोटी पर उसका मुंह है। ऊपर से यानी किसी प्लेन आदि से भी उसे नहीं देखा जा सकता था, क्योंकि मुंह के चारों तरफ खड़े पेड़ों ने उसे पूरी तरह ढक रखा था। चारों पेड़ों पर बंधी एक एक मोटी और मजबूत रस्सी उस मुंह के अंदर समाई हुई थी। उन सभी को जैसे पहले से मालूम था कि वहां पहुंचने के बाद उन्हें क्या करना है। एक एक करके सभी ने रस्सियां पकड़ी और किसी कुशल नट की मानंद पहाड़ के मुंह में समाते चले गए। अब हम कह सकते हैं कि वह पहाड़ खोखला था। ज़मीन पहाड़ के मुंह से करीब 100 फीट नीचे थी और रस्सियां वहीं तक चली गई थीं, जिन पर से फिसलते हुए वे ज़मीन पर जा टिके। वह एक बहुत ही लंबा चौड़ा गोल हॉल था। दीवारों पर लगी अनेक मशालें सुलग रही थीं। हॉल में उन्हीं का प्रकाश था। कुछ नकाबपोश उनसे पहले भी वहां पहुंच चुके थे, वहां जहां अल्ताफ़ और हरविंदर सिंह पहले से ही मौजूद थे। उन दोनों के चेहरों पर कोई नकाब नहीं था। वहां पहुंचे नकाबपोश उन दोनों के सामने से गुजरते हुए अपने बाएं कंधों को नग्न करके उन्हें दिखाने के बाद ही आगे बढ़ रहे थे। हर एक के कंधे पर एक गोल मोहर गुदी हुई थी। मोहर एक जैसी थी, लेकिन बीचों बीच लिखा नंबर अलग था। जिसकी मोहर पर जो नंबर लिखा था उसे उसी नंबर का एक काला लबादा दिया जा रहा था। जिस नकाबपोश के साथ हम यहाँ हैं, उसके कंधे पर लगी मोहर के बीच 40 लिखा हुआ था। उसे भी उसी नंबर का लबादा पकड़ा दिया गया। वह एक बहुत बड़ा हॉल था, प्राकृतिक हॉल। छत 20 फुट ऊपर। एक मंच के सामने पड़ी कुर्सियों पर बैठे करीब 50 नकाबपोशों में से एक ने अपना हाथ ऊपर उठा रखा था। सभी के जिस्मों पर काले चोंगे थे। छाती वाले स्थान पर सफ़ेद रंग से उनके नंबर लिखे थे। मंच पर मौजूद सिकंदर की नज़र हाथ उठाए नकाबपोश पर ठहर गई। उसकी छाती पर 30 लिखा हुआ था। सिकंदर अपनी आंखें उसी पर केंद्रित करता बोला, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो नंबर 30? जी हाँ, कहने के साथ वह अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया था। कहो। अपने चेहरे पर चढ़े नकाब में से झांकती आंखों से उसने उस मंच की तरफ देखा जिसके बीचों बीच सिकंदर खड़ा हुआ था। उसके एक तरफ निकार, रोहित और अल्ताफ थे, दूसरी तरफ हरविंदर सिंह और अवतार। उनमें से किसी के भी चेहरे पर नकाब नहीं था। उनके पीछे मंच की दीवार पर हिंदुस्तान का नक्शा बना हुआ था और बनी हुई थी जंजीरों में जकड़ी माँ भारती। नक्शे के बीच में लिखा था इंकलाब। हॉल इतना बड़ा था कि दीवारों में लगी अनेक मशालों के बावजूद वहाँ बहुत ही मध्यम रोशनी थी। उन सभी का अवलोकन करने के बाद नंबर 30 ने कहा, आपने कुछ देर पहले बताया कि अब्दुल गनी और नाजुक की हत्या आप छाओं के मेकअप में जेम्स एलिस के आदमियों ने की है। इस सब को सुनने के बाद हम लोगों के भ्रम दूर हुए, वरना तो हम सब भी आम जनता की तरह यही सोच रहे थे कि हमारे सरदारों ने यह किया है। लेकिन समस्या हमारे भ्रम दूर हो जाने से हल नहीं हो जाती है सरदार। नंबर 36 ने खड़े होने के साथ कहा, असली समस्या सिवाय कि जनता में फैला भ्रम है। जो लोग हमारे मिशन को पवित्र मानते थे, जो जनता में फरिश्ते समझती थी, उस सब पर विचार हो चुका है। मंच पर मौजूद निखार ने उसकी बात काटी। बातों को दोहराने से कोई फ़ायदा नहीं। रोहित ने बताया, हम सभी जानते हैं कि सिवाय की जनता इस वक्त हमारे बारे में क्या सोच रही है। जाहिर है कि एलिस ने वह सब किया ही हमें बदनाम करने के लिए था। नंबर 25 ने कहा, मेरे ख्याल से हमें कुछ ऐसे प्रयास करने चाहिए जिनसे जनता तक हमारी बात पहुँचे। सिर्फ हमारे कह देने से जनता विश्वास नहीं करेगी। कोशिश तो की ही जानी चाहिए सरदार। नंबर 35 अपने स्थान से खड़ा होकर बोला, इससे अगर ज़्यादा भी कुछ नहीं होगा तो जनता कम से कम 2 हिस्सों में तो बटेगी। कुछ लोग हमें सच्चा मानेंगे, कुछ लोग जेम्स एलिस को। ये स्थिति उससे तो बेहतर ही होगी कि सब लोग हमें ही दोष दे रहे हैं। मेरे ख्याल से तो ज़्यादातर लोग हमें ही सच्चा मानेंगे, क्योंकि रियासत में हमारी साख उनसे बहुत अच्छी है। नंबर 40 ने कहा, मैं तुमसे सहमत हूँ। सिकंदर बोला, इस दिशा में जो भी हम कर सकते हैं ज़रूर किया जाना चाहिए। मगर किया क्या जा सकता है? निखार ने कहा, मेरे ख्याल से मैं राजधानी को बल्कि मुकम्मल रियासत को पोस्टरों से पाट देना चाहिए। नंबर 14 ने कहा, उन पोस्टरों के ज़रिए तर्कपूर्ण ढंग से लोगों को ये समझाया जाए कि अब्दुल गनी और नाजुक की हत्या से हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। उनकी हत्या से जेम्स एलिस के फ़ायदे गिनवाए जाने चाहिए और लिखा जाना चाहिए कि अगर हमें महल के अंदर के किसी बाशिंदे की हत्या ही करनी होती तब सबसे पहले एलिस की हत्या करते। सिकंदर ने कुछ कहने के लिए मुंह खोले ही था कि धाएँ।
वातावरण एक गोली चलने की आवाज़ से दहल उठा। गोली सिकंदर के दाएं कान के बेहद नज़दीक से गुजरती हुई हिंदुस्तान के नक्शे के ठीक बीच में जाकर लगी। कान के इतने नज़दीक से गुजरी थी वह कि सिकंदर ने उसकी तपिश तक साफ महसूस की थी। वहाँ उस हॉल में और गोली चल जाए, नामुमकिन बात थी ये, मगर यह नामुमकिन बात हुई थी और सबके सामने हुई थी। हॉल में हड़बड़ाहट नहीं बल्कि तहलका सा मच गया। पलक झपकते ही सिकंदर सहित मंच पर मौजूद पांचों के हाथों में रिवॉल्वर नजर आने लगे। ऐसा नहीं कि छठे ने रिवॉल्वर निकालने की कोशिश नहीं की थी, कोशिश तो उसने भी की थी, परंतु अपने रिवॉल्वर को हिप पॉकेट से गायब पाया। दिमाग में बड़ी तेज़ी से ख्याल कौंधा, रिवॉल्वर कहाँ गया? जवाब दिमाग में से गायब था। दिमाग खपाने का समय भी नहीं था। अवतार था वह, अवतार था जिसका रिवॉल्वर गायब था। मगर बगैर ज़रा भी समय गंवाए उसने भी वही किया जो उसके बाकी साथियों ने किया था। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि रोहित, अल्ताफ़, अवतार, निखार और हरविंदर ने झपट कर सिकंदर को चारों तरफ से कवर कर लिया था। अब कोई गोली उस तक नहीं पहुंच सकती थी। लगभग सारे नकाबपोश उछलकर कुर्सियों से खड़े हो गए थे, मगर उनमें से किसी के भी हाथ में हथियार नजर नहीं आया। आता भी कैसे? उन सबके हथियार इस हॉल से बाहर ही रखवा लिए जाते थे। किसने चलाई ये गोली? हरविंदर सिंह अपने हाथ में दबे रिवॉल्वर से हर एक नकाबपोश को कवर करता सा गुर्राया। नकाबपोशों के बीच बुरी तरह खलबली मची हुई थी। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अपने साथियों के घेरे से बाहर आता सिकंदर कट जा, जो जहाँ है वहीं खड़ा रहे। तुम हमारे घेरे में रहो सिकंदर, रोहित बोला। नहीं, सिकंदर ने कहा। ऐसा कब से समझ लिया तुमने मुझे कि मैं तुम लोगों की बैग में छुपकर जान बचाने की कोशिश करूंगा? मेरे लिए तुम मेरी जान से ज़्यादा कीमती हो। हॉल में सन्नाटा परस गया। एकाएक वहाँ छाए सन्नाटे को चीरती आवाज़ गूंजी, हिंदुस्तान के शूरवीरों को नज़ीर एलिस का सलाम। रोंगटे खड़े हो गए। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि इस एकमात्र एहसास से उस हॉल में मौजूद हर शख्स के रोंगटे खड़े हो गए कि यह आवाज़ नज़ीर की है। हालांकि नज़ीर की आवाज़ को कोई पहचानता नहीं था। हर दिमाग में सवाल कौंधा, क्या वह यहाँ पहुँच गया है? वहाँ जहाँ किसी भारी शख्स के पहुँचने की कल्पना तक नहीं की जा सकती। ऐसा कोई रास्ता, कोई तरीका ही नहीं है। तुमने बहुत लेटर लिखे हैं सिकंदर, बहुत धमकियाँ दी हैं तुमने। वही आवाज़ एक बार फिर सारे हॉल में गूंजी। तुम्हारे टेप रिकॉर्डर का कमाल भी देख चुका हूँ मैं, और वॉटसन की ज़ुबान पर रखकर भेजी गई धमकी भी याद है। यह भी सुना है कि तुम्हारी कोई भी धमकी खाली नहीं जाती। जो कहते हो उसे पूरा करते हो। यहाँ से सरदार, नंबर 8 चिल्लाया। आवाज़ 3 नंबर कुर्सी के नीचे से आ रही है। अरे, वह कुर्सी पर है ही नहीं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया नंबर 8 ने। मैं कुर्सी के ऊपर नहीं, कुर्सी के नीचे हूँ, और ये रहा अवतार का रिवॉल्वर। इस आवाज़ के साथ 3 नंबर कुर्सी के नीचे से एक रिवॉल्वर उछलकर कुर्सियों के बीच बनी गैलरी में आ गिरा। सब हैरान, सबसे ज़्यादा अवतार हैरान। गैलरी में पड़े अपने रिवॉल्वर को पहचान जो लिया था उसने। अब सवाल ये कौन था, वह वहाँ कैसे पहुँचा? नंबर 3 के पास कैसे था वह? जवाब इस बार भी नदारद, और सोचने का ज़्यादा समय भी कहाँ मिला। उससे पहले ही 3 नंबर कुर्सी हवा में उठती चली गई। उसे उस शख्स ने अपने दोनों हाथों में उठा रखा था जिसके चौंगे पर 3 लिखा हुआ था, जिसने रिवॉल्वर गैलरी में फेंका था। उसका जिस्म उन सबको नज़र आया ही था। आसपास के नकाबपोश उस पर झपटने ही वाले थे कि अल्ताफ दहाड़ा, कोई उस पर नहीं झपटेगा और मेरे रिवॉल्वर के निशाने पर है। सभी जहाँ के तहाँ बैठ गए। नहीं अल्ताफ़, तुम भी गोली नहीं चलाओगे, सिकंदर ने अपने हाथ से अल्ताफ़ की रिवॉल्वर वाली कलाई को नीचे झुकाते हुए कहा था। पहली बार किसी मर्द से पाला पड़ा है। पहली बार किसी ने सिकंदर को ललकारा है। उसे कहने दो जो वो कहना चाहता है। नंबर 3 ने वह कुर्सी एक तरफ फेंक दी जिसे अब तक सिर के ऊपर उठाए हुए था, और दोनों हाथ हवा में उठाकर उन्हें खोलकर दिखाता हुआ बोला, देखो, मेरे हाथों में कोई हथियार नहीं है। जो था उससे जितना काम लेना था लेकर गैलरी में फेंक चुका हूँ। अवतार का रिवॉल्वर है। उस अवतार का जिस बेचारे को ये पता ही नहीं लगा कि मैंने उसे उसकी हिप पॉकेट से उस वक्त गायब कर लिया था जब इस हॉल के दरवाजे पर वह मेरी तलाशी ले रहा था। अवतार दंग। सन्नाटा, सन्नाटा और से सन्नाटा। सन्नाटे के अलावा और कुछ भी तो नहीं था हॉल में। जो था दिलों में था, दिमागों में था। दिलों में दहशत, दिमागों में सैकड़ों सैकड़ों सवाल। असंख्य आंखें उसे यूं देख रही थी जैसे मिस्र के पिरामिडों को देख रही। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि वह कर क्या रहा है, क्यों कर रहा है। क्या यहाँ मरने के लिए तैयार होकर आया है? हैरानी की बात थी कि बगैर ज़रा भी डरे उसने कुर्सियों के बीच बनी गैलरी के माध्यम से मंच की तरफ बढ़ते हुए कहा, सुना है सिकंदर की काफ़ी समझदार हो तुम। अगर उतने ही समझदार हो जितने सुने गए हो तो समझ तो ज़रूर गए होगे कि जो गोली सिर्फ कान को छूती हुई निकली वो तुम्हारा भेजा भी उड़ा सकती थी। अगर ऐसा नहीं हुआ, माँ भारती के सूरमा, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि इतनी आसान मौत नहीं दे सकता मैं तुम्हें। उस शख्स को इतनी आसान मौत मिल भी कैसे सकती है जिसने वर्षों से मेरे पैदा होने से भी पहले से मेरी रियासत में आतंक मचा रखा है। हर आंख उसी पर स्थिर थी।
और उसकी आंखें स्थिर थी मंच पर, वहाँ जहाँ इस संगठन के 6 के 6 सरदार खड़े थे। उन सभी पर आंखें स्थिर किए वो उसी तरह बढ़ता कहता जा रहा था। बहुत करिश्मे किए तुमने, इतने ज़्यादा कि लोग तुम्हें आदमी ही करिश्मा ही कहने लगे। मगर सोचो, बल्कि दिमाग पर जोर डालो, याद करने की कोशिश करो कि क्या तुमने कभी कोई ऐसा करिश्मा किया है जैसा इस वक्त मुझे करते देख रहे हो। तू यहाँ आया कैसे हरामजादे? रोहित दहाड़ा। वह उसी तरह बगैर ज़रा भी ठिठके मंच की तरफ बढ़ना जारी रखता बोला, इसे चुप करो मिस्टर सिकंदर, ये बेवजह मेरी बातों में व्यवधान डाल रहा है। इससे कहो कि अभी तो ऐसे सैकड़ों सवाल हैं जिनके तुम लोगों को जवाब जानने हैं। इतनी ज़्यादा चीख चिल्लाहट करेगा तो कैसे काम चलेगा? भन्नाए हुए रोहित ने एक बार फिर मुंह खोला ही ताकि नज़दीक खड़े सिकंदर ने लगभग बड़बड़ाते हुए कहा, फिलहाल खामोश रहो रोहित, ज़रा जांचने दो कि वह किस बेस पर यह नाटक कर रहा है। रोहित ने भी फिलहाल खुद पर काबू रखना ही बेहतर समझा। तो पूछ मैं ये रहा था कि क्या तुमने खुद को कभी वैसा करिश्मा करते देखा है जैसा इस वक्त मुझे करते देख रहे हो? लगातार मंच की तरफ बढ़ रहे नंबर 3 ने अपनी बात आगे बढ़ाई। मेरा दावा है कि तुमने ऐसा करिश्मा कभी नहीं किया। ज़्यादातर तुम लोगों को लेटर्स के ज़रिए चैलेंज देते रहो। हालांकि मैं उन्हें चैलेंज नहीं, तुम्हारे द्वारा लोगों को धमकाना कह सकता हूँ। कभी टेप रिकॉर्डर का प्रयोग किया है तुमने? कभी बीवी बच्चों को मार डालने की धमकी देकर वॉटसन जैसे लोगों का? कम से कम मेरी निगाह में वे सब तुम्हारी कायराना हरकतें थी, क्योंकि तुम खुद चैलेंज देने के लिए कभी सामने नहीं आए, हमेशा किसी की आड़ में छुपे रहे। लेकिन मुझे देखो, मैं चैलेंज देने के लिए खुद सामने आया हूँ और तुम्हारे मुकम्मल संगठन के सामने आकर खुलेआम चैलेंज दे रहा हूँ सिकंदर खान कि तुम्हारे दिन अब पूरे हो चुके हैं। तुम्हारे इस हेडक्वार्टर से बाहर अब मैं तभी निकलूँगा जब तुम्हारी लाश बिछा चुका हूँगा। बोलो कैसी रही? एक सिकंदर ने कहा, सबसे पहले मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि तुम एक बहुत बड़ी गलतफहमी के शिकार हो। नंबर 3 हंसा जैसे उसकी खिल्ली उड़ा रहा हो। बोला, जानता हो तुम क्या कहोगे। कहोगे तुम वो जो कुछ देर पहले भी कह चुके हो, वही जो नकाबों में छुपे अपने इन चमचों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। ये कि मेरे नाना और माँ को तुमने नहीं मारा, मेरी माँ के साथ रेप करने की कोशिश तुम पाँचों ने नहीं की, बल्कि वह मेरे अब्बाजान की साजिश थी। किन्हीं 6 व्यक्तियों को तुम 6 का रूप दिया गया था। हकीकत यही है। हकीकत यह है सिकंदर खान की, ये प्रचार करने के अलावा अब तुम्हारे पास बचने का और कोई रास्ता ही नहीं है। वह मंच के बेहद करीब पहुंच चुका था, मगर यह रास्ता तुम्हें अचानक नहीं मिल गया। घटना के बाद नहीं सोचा है तुमने, बल्कि तुम्हें अच्छी तरह पहले से ही पता था कि किस स्पॉट पर क्या करना है और क्या कहना है। पूरा प्लान बनाकर चले थे तुम, ऐसा प्लान जिसके बारे में बाकियों की तो बात ही छोड़ो, तुम्हारे इन खासम खास 5 दोस्तों को भी नहीं पता था। तभी तो उस वक्त निखार ये सोच सोच कर हलकान हुई जा रही थी कि सिवाया की जनता को जब तुम्हारे उस कुकृत्य के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा। मगर तुम ज़रा भी फिक्रमंद नहीं थे। तुमने कहा था कि वक्त आने पर तुम जनता के ही नहीं, नज़ीर के, उस नज़ीर के सामने भी ये साबित कर दो कि वह सब तुमने नहीं किया जिसकी आंखों के सामने किया जाने वाला है। उस वक्त ना निखार की समझ में आया था ना मेरी कि इस चमत्कार को तुम कैसे करके दिखाओगे। मगर अब आ चुका है। तुमने उसी वक्त सोच लिया था कि आने वाले वक्त में उस कृत्य को मेरे अब्बा जान के इशारे पर उनके आदमियों द्वारा किया के बताओगे। वही कर रहे हो और वही हो रहा है जो तुमने सोचा था। तुम्हारे इन प्यादों ने तुम्हारे कहते ही इस बात पर यकीन कर लिया कि वह सब तुमने नहीं किया था, और मैं जानता हूँ कि ज़्यादातर जनता भी तुरंत तुम्हें ही सही मान बैठेगी। तुम्हें उसी वक्त मालूम था कि तुम्हारी साख के कारण भविष्य में यही होने वाला है। यकीनन बेहतरीन प्लान था तुम्हारा। अगर तुम्हारे बीच होने वाली पर्सनल बातें ना सुननी होती तो सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बावजूद मैं भी चक्कर में आ जाता। मगर अब नहीं सिकंदर खान, अब चक्कर में आने वाला नहीं हूँ मैं। भले ही तुम दुनिया के हर शख्स को बरगला दो, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम क्या खेल खेल रहे हो, और तुम्हारे खात्मे के लिए हकीकत को सिर्फ मेरा ही जान लेना काफ़ी है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। सिकंदर उलझ कर रह गया था। हमारी कौन सी पर्सनल बातें सुन ली तुमने? मेरे कौन से प्लान की बात कर रहे हो? छोड़ो उन बातों को। सीढ़ियों पर चढ़कर मैं मंच पर आ चुका था। मतलब की बात यह है कि मैं तुम्हें यहाँ ख़त्म करने आया हूँ, लेकिन सबसे पहले तुम्हें ख़त्म नहीं करूँगा। मेरा फैसला यह है कि तुम एक एक करके अपने साथियों को मरता देखने के बाद मरोगे। क्या मतलब? ये कहने के साथ वे किसी को भी कुछ समझने का मौका दिए बगैर अपने सबसे नज़दीक खड़े रोहित पर झपटा था। थाएं थाएं थाएं, एक साथ कई रिवॉल्वर गरजे। रोहित के ही नहीं, अल्ताफ, निकार, हरविंदर सिंह और खुद सिकंदर के रिवॉल्वर से निकली गोली भी नंबर 3 के जिस्म में धंस गई थी। बावजूद इसके उसे कोई अपना मिशन पूरा करने से नहीं रोक सका। प्रथम क्षणों में तो किसी को इस बात की भनक तक नहीं लग सकी थी कि वह क्या कारस्तानी कर गया। सब केवल इतना ही देख सके थे कि रोहित पर झपटते हुए नंबर 3 का जिस्म पलक झपकते ही गोलियों से छलनी हो गया। वह चीखा और लहूलुहान होकर धाड़ से मंच पर गिरा। हर निगाह उसी पर थी। चौंके तो वे तब जब रोहित के मुंह से निकलने वाली बहुत ही अजीब सी चीखें सुनी। सैकड़ों आंखें एक ही झटके में उसकी तरफ घूम गई थी। बुरी तरह तड़प रहा था वह। रिवॉल्वर कभी का हाथ से फिसल कर मंच पर गिर चुका था।
उसके अपने दोनों हाथ उसकी गर्दन पर थे और यूं फड़फड़ा रहा था जैसे किसी अज्ञात ताकत को अपना गला दबाने से रोकने की कोशिश कर रहा हो, परंतु कामयाब ना हो पा रहा हो। सारे मंच पर चकराता फिर रहा था वह, खुद को बड़ी मुश्किल से गिरने से बचा पा रहा था। क्या हुआ रोहित? मंच पर मौजूद लगभग सभी के मुंहों से ये लफ्ज़ निकले थे। वह सिकंदर ही था जिसने सबसे पहले झपट कर उसे संभाला। यदि उस क्षण उसने उसे संभाल न लिया होता तो अब तक रोहित मंच पर गिर चुका होता। सिकंदर की बाहों में वह यूं मचल रहा था जैसे उस नाग का बाकी जिस्म मचल रहा हो जिसका फन किसी की मुट्ठी में था। क्या हुआ रोहित? सिकंदर पगला सा गया था। तुम बोलते क्यों नहीं कि हुआ क्या है? ऐसा नहीं कि रोहित ने बोलने की कोशिश नहीं की, कुछ बताना नहीं चाहा। मुंह फाड़ फाड़ कर ऐसा करने की बहुत कोशिश की उसने, मगर इसका क्या किया जाए कि उससे चीखों के अलावा और कुछ निकल ही नहीं सका। और उनके अलावा जब कुछ निकला तो वे झाग थे, नीले झाग, वे जिन्हें देखते ही सिकंदर दहाड़ उठा। ये सब क्या है रोहित? क्या है ये सब? तुम्हारे मुँह से झाग क्यों? सेंटेंस अधूरा रह गया। उससे पहले ही रोहित का जिस्म पूरी तरह ढीला पड़कर बाहों में झूल गया था। अब कोई तड़पन, कोई छटपटाहट नहीं थी उनमें। रोहित, रोहित! बाहों को जोर जोर झटकता हुआ बस यही चिल्लाता रह गया। रोहित दुनिया में हो तो बोले भी। अगला दृश्य। बहुत देर तक वहाँ ऐसा सन्नाटा छाया रहा जैसा शमशान में किसी को दफनाने वक्त होता है। जहन साएं साएं कर रहे थे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि यह हुआ क्या है। उन सबकी आंखों के सामने पूरे संगठन के देखते ही देखते उनके 6 सरदारों में से एक को मौत के घाट उतार दिया गया, मगर कोई कुछ नहीं कर सका। करना तो दूर, अभी तक तो किसी की समझ में यही नहीं आया था ये हुआ तो हुआ क्या है, हो कैसे गया, कैसे मर गया रोहित। ये सुई? सिकंदर ने रोहित की गर्दन में गड़ी एक सुई को निकालते हुए कहा। इस सुई से मारा इसने रोहित को, ज़रूर ये जहर में बुझी होगी। अवतार के मुंह से शब्द निकले। हरामज़ादा कुत्ता! दांत भींच कर कहने के साथ अल्ताफ ने बहुत ज़ोर ज़ोर से 2 ठोकरें नंबर 3 की लाश में मारी थी। हरविंदर सिंह बड़बड़ाने के से अंदाज में बोला। गोलियों से छलती होते वक्त ये इस सुई को रोहित की गर्दन में गाड़ रहा था, मगर कर क्यों रहा था ये ऐसा? निखार की आवाज़। क्या इसे मालूम नहीं था कि जब ये हम सबके बीच, हम सबके सामने ऐसा करेगा तो हम इसे गोलियों से भून देंगे? मालूम क्यों नहीं होगा? पागल तो नहीं लगता था ये? मेरे ख्याल से तो साला पागल ही था। पागल नहीं होता तो अपनी जान की कीमत पर रोहित को क्यों मार जाता? यकीनन इसे पहले से मालूम था कि जब ये ऐसा करेगा तो हम इसे गोलियों से भून देंगे, लेकिन जिस ढंग से इसने ये सब किया उससे तो ऐसा लगता है कि अपने मरने की इसे परवाह ही नहीं थी। चाहता बस ये था कि मरने से पहले रोहित को मार जाए। पर ऐसा कैसे हो सकता है? अवतार बोला। इसने तो कहा था कि ये यहाँ सिकंदर का खात्मा करने आया, और उसका खात्मा उसे हम सबकी मौत का मंजर दिखाने के बाद करेगा। दिखा तो दी, हम में से एक की मौत उसने दिखा तो दी सिकंदर की आंखों को। मरा पड़ा तो है हम सबके बीच रोहित, लेकिन वह खुद भी तो मरा पड़ा है। हरविंदर सिंह ने बुरी तरह हैरान स्वर में कहा था। अब कैसे किसी को मारेगा? जाने क्या हुआ सिकंदर को, अचानक जाने क्या हुआ कि वह झपट कर नंबर 3 की लाश के नज़दीक आया और एक ही झटके में उसके चेहरे से नकाब नोच लिया। अरे! बुरी तरह चौंकते हुए अवतार के मुंह से निकला। ये तो नज़ीर नहीं है। सिकंदर से तो इसकी शक्ल ज़रा भी नहीं है। ये तो सचमुच नंबर 3 ही है। अवतार की बात काटती हुई ये आवाज़ निखार के मुंह से निकली। मैं इसे पहचानती हूँ। मैं भी, अल्ताफ बोला। इसका नाम नरेंद्र सिंह है। मगर इसने इसने क्यों किया ये सब? और ये खुद का नज़ीर क्यों बता रहा था? किसी पर जवाब हो तो दे भी। सस्पेंस और गहरा गया था। मंच पर मौजूद 5 व्यक्तियों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। उलझनपूर्ण नज़रों से, आंखों में सवालिया निशान लिए वे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, लेकिन बस देख ही रहे थे। उससे ज़्यादा कुछ भी तो नहीं कर पा रहे थे वे। और उधर मंच से नीचे मौजूद नकाबपोशों की हालत तो जैसे उनसे भी बुरी थी। जी तो सबका यही चाह रहा था कि दौड़कर मंच पर चढ़ जाएं। कम से कम एक बार उस शख्स की लाश को देखे तो सही जिसने इस अजीम व शान कारनामे को अंजाम दिया था। किसी को ये तक नहीं सूझ रहा था कि वह बोले तो क्या बोले। सिकंदर ने एक बार फिर पलटकर जब कथित नरेंद्र सिंह की लाश की तरफ देखा तो इस बार उसकी नज़र चोंगे की जेब से झांकते एक कागज़ की कोने पर पड़ी। जिस अंदाज में वह नज़र आ रहा था उसे देखकर सिकंदर दावे के साथ कह सकता था कि उसे इस तरह जानबूझकर रखा ही इसलिए गया ताकि देखने वाली की नज़र उस पर पड़ जाए। झपटने के इस अंदाज में उसने कागज़ जेब से निकाला। सभी उसे देख रहे थे। उसने उसे जो बेसब्रेपन के साथ कागज़ की तहें खोल रहा था। सभी अनुमान लगा चुके थे कि उस कागज़ में मरने वाले की तरफ से कोई संदेश होगा। क्या संदेश है? इस सवाल ने सभी के दिल धाड़ धाड़ करके बजाने शुरू कर दिए थे। कुछ वैसी ही हालत में सिकंदर ने कागज़ सीधा किया, पढ़ा तो फिर पढ़ते ही चला गया। देखने वालों ने देखा, पढ़ते ही पढ़ते उसका चेहरा सुर्ख होता चला गया था। शरीर यूं कांपने लगा था जैसे वह अपने गुस्से पर काबू ना पा रहा हो। कागज़ को पूरा पढ़ने के बाद जब उसने मंच पर खड़े अपने बाकी साथियों की तरफ देखा तो उन्होंने सिकंदर की आंखों में वह सुर्खी देखी जो इतने साल गुजर जाने के बावजूद आज तक नहीं देखी थी।
मन से दूर नकाबपोशों ने उसकी आंखें तो नहीं देखी थी, लेकिन जो भी देखा था उससे ये समझ गए कि मारे गुस्से के उनके सरदार का बुरा हाल हो गया। सभी के दिमागों में ये सवाल कौंधा कि कागज़ में क्या लिखा है। इस सवाल का जवाब पाने के लिए हरविंदर ने तो सारी सीमाएं तोड़कर कागज़ उसके हाथ से छीन ही लिया। चाहते तो सभी ये करना थे, लेकिन वे किसी तरह खुद को रोक रहे थे। इधर हरविंदर ने कागज़ अपनी आंखों के सामने फैलाया, उधर निखार, अवतार और अल्ताफ भी उसके अगल बगल पहुंच गए। सबकी निगाहें कागज़ पर थी। तभी नकाबपोशों के बीच खड़े नंबर 40 ने एक तरह से सभी के दिल की बात कही। सरदार, कागज़ को ऊंची आवाज़ में पढ़ने की कृपा करें ताकि हम भी सुन सकें कि क्या लिखा है। निखार, अल्ताफ, अवतार और हरविंदर ने सिकंदर की तरफ देखा, जैसे पूछ रहे हो कि ऐसा किया जाए या नहीं। सिकंदर ने आँख के हल्के से इशारे से स्वीकृति दी। तब अवतार ने उसे पढ़ना शुरू किया। कहो सिकंदर खान, कैसी रही? क्या समझ रहा है तू? क्या ये कि मैं मर गया? नहीं आज़ादी के दीवाने, नहीं। मैं इतनी आसानी से नहीं मर सकता। जैसा कि वादा कर चुका हूँ, अब मैं तुझे मारने के बाद ही हेडक्वार्टर से बाहर कदम रखूँगा, लेकिन उससे पहले ठीक उसी तरह तेरे एक एक साथी की लाश दिखानी है जिस तरह रोहित की लाश देख रहा है। देख रहा है ना? हाँ, मैं देख रहा हूँ कि तू देख रहा है। मैं यहीं हूँ, इसी हॉल में, और उस वक्त अपनी आंखों से तेरे चेहरे पर उड़ती हवाइयाँ देख रहा हूँ जब तू मेरा ये लेटर पढ़ रहा है। देख मेरा करिश्मा, बता कि तूने ऐसा चमत्कार कब किया है कि तू दुश्मन से सिर्फ 100 गज के दायरे में खड़ा हो और दुश्मन तुझ तक ना पहुँच पाए। तूने तो बस एक ही बात सीखी थी, दूरी दूर से लोगों को डराना धमकाना। हिम्मत है तो मुझ तक पहुँच कर दिखा, पर तू क्या पहुँचेगा? तेरी तो अभी समझ में ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। तेरी उस समझ में जिस समझ के तेरे चमचे डंके पीटते फिरते हैं, जिसे तू मैं समझ रहा था, नज़ीर समझ रहा था, वह तेरा अपना प्यादा है, तेरा एक इनकलाबी, नाम नरेंद्र सिंह। फिर इसने खुद को नज़ीर एलिस क्यों बताया? क्यों वह भाषा बोली जो मेरे मुंह से निकलनी चाहिए थी? क्यों रोहित को मार डाला इसने, और वह भी अपनी जान की कीमत पर? नहीं सिकंदर खान, इसके बीवी बच्चे मेरे कब्ज़े में नहीं है। इस बेचारे का कोई भी सगा संबंधी मेरे कब्ज़े में नहीं है। ऐसे ओछे हथकंडे तो तू इस्तेमाल करता था। वैसे भी तू जानता है तेरा कोई भी इनकलाबी ऐसे हथकंडों से किसी की उंगलियों पर नहीं नाच सकता। ऐसी तरकीब इस्तेमाल की मैंने कि एक ही झटके में तेरे 2 आदमी मारे, एक तेरा खास दोस्त और एक प्यादा। मेरे लिए प्यादों की जान भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्योंकि ये सभी साले आज़ादी के दीवाने हैं, और आज़ादी के एक भी दीवाने को मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत भर है। एक के साथ एक मारा गया, सब मारे जाने वाले। जितने भी लोग यहाँ हैं, यह खोखला पहाड़ सभी की कब्रगाह बनने वाला है। मेरा वादा है, एक भी जिंदा नहीं निकल सकेगा। नरेंद्र जैसे करिश्मों की भरमार होने वाली है। सवाल फिर वही है, नरेंद्र ने ऐसा क्यों किया? 7 जन्म भी दिमाग घुमाता रहेगा तो तेरी समझ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए मेरी राय, खोपड़ी को कष्ट देना बंद कर और अपने इंकलाबियों के बीच से मुझे ढूंढ निकालने की कोशिश कर, क्योंकि अगर तू वक्त रहते इस काम में कामयाब नहीं हुआ तो ये बात पक्की समझ, बहुत जल्द मेरे तांडव का अगला स्टेप देखेगा। देख देख, तेरा चेहरा भट्टी हुआ जा रहा है। कुछ तो शर्म कर। यह सोचकर काबू पा खुद पर कि यहीं मौजूद मैं तेरी इस हालत को अपनी आंखों से देख रहा हूँ और मन ही मन ठहाके लगा रहा हूँ। तुम सबकी जान का ख्वाहिशमंद नज़ीर एलिस। खत को ऊंची आवाज़ में पढ़ने के बाद अल्ताफ़ ने जब चेहरा ऊपर उठाया तो खुद उसके चेहरे पर भी वैसे ही भाव थे जैसे मंच पर मौजूद अपने साथियों के चेहरों पर देख रहा था। नकाबपोशों की तो नकाबपोशी जाने, क्योंकि उनके चेहरों पर मौजूद भावों को तो कोई देख ही नहीं सकता था। अभी तक तो केवल 6 सरदारों की ही जान खतरे में समझी जा रही थी, लेकिन इस लेटर ने बताया था कि नज़ीर यहाँ उन सभी को मौत की नींद सुलाने आया है। वहाँ मौजूद ज़्यादातर के दिमाग में 2 ही भाव थे, दहशत और गुस्सा। लंबी खामोशी के बाद नंबर 40 ने उसी का इजहार कुछ इस तरह किया। मेरे ख्याल से नज़ीर एलिस ने डींगे कुछ ज़्यादा ही लंबी मार दी हैं सरदार। हम अगर ज़रा सा दिमाग इस्तेमाल करें तो उसे ढूंढ सकते हैं, और अगर एक बार वह मिल जाए तो। क्या कहना चाहते हो? हरविंदर ने पूछा। भले ही हम एक दूसरे के चेहरों से परिचित ना हो, लेकिन आप तो परिचित हैं। आपके पास तो हम सभी के रिकॉर्ड है। हम सबके नकाब उतरवा कर देखे जाए, एक एक को चेक किया जाए। ऐसे भला वह हम सबके बीच खुद को कैसे छुपाए रख सकता है? ठीक कहते हो, अवतार बोला, यही किया जाना चाहिए। एक भी इनकलाबी इस हॉल से बाहर नहीं जाएगा। सिकंदर ने निर्णायक लहजे में कहा, और किसी तरह की अव्यवस्था भी नहीं फैलनी चाहिए। सब अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ जाएं। सभी ने उसके आदेश का पालन किया। अगला दृश्य। हरविंदर ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, नंबर 12। कक्ष के दरवाजे पर खड़े अवतार ने उस नकाबपोश को कक्ष के अंदर भेजा जिसके चोंगे पर 12 लिखा था। 6 सरदारों का वह निजी कक्ष था, हॉल से अटैच्ड, हॉल से बस एक दरवाज़ा दूर, यानी उस दरवाजे को पार करके हॉल से कक्ष में पहुंचा जा सकता था। सभी नकाबपोश दरवाजे पर हॉल की तरफ लाइन लगाए खड़े थे। अवतार का काम था जो नंबर अंदर से पुकारा जाए उसे कक्ष के अंदर भेज देना। 12 नंबर ने अंदर पहुंचकर देखा, बाकी के 4 सरदार एक लंबी मेज के पीछे पंक्ति बनाए खड़े थे।
इधर उसने अंदर कदम रखा, उधर उन चारों की सख्त नज़रों ने उसे घूरना शुरू कर दिया। घूरने के लिए उनके पास उसकी आंखों के अलावा और कुछ नहीं था। यहाँ खड़े हो जाओ। सिकंदर ने उसे मेज के इस तरफ अपने ठीक सामने खड़े होने का हुक्म दिया था। उसने वैसा ही किया। अगला हुक्म, नकाब उतारो। उसने वैसा भी कर दिया। करीब 20 साल के उस लड़के के सांवले चेहरे पर अपनी सख्त नज़र गड़ाए सिकंदर ने कठोर स्वर में पूछा, नाम? राकेश वालिया। सिकंदर ने बगल में खड़ी निखार से कहा, देखो। निखार के सामने मेज पर एक फ़ाइल खुली पड़ी थी। उसमें अनेक फॉर्म लगे हुए थे। जो फॉर्म इस वक्त उसके सामने था, उसके एक कोने में सामने खड़े लड़के का फ़ोटो लगा हुआ था। फ़ोटो के नीचे उसका नाम लिखा था, वही जो उसने बताया था, और उसी के सामने ब्रैकेट में लिखा था 12। निखार ने एक ही लफ्ज़ कहा, दुरुस्त। पिता का नाम? सिकंदर की नज़रें राकेश पर केंद्रित थी। उसने जवाब दिया, रमेश वालिया। दुरुस्त। निखार की आवाज़। सिकंदर का अगला सवाल, जन्मतिथि? राकेश वालिया ने बताई। निखार ने पुनः दुरुस्त कहा, और इस तरह वे सिकंदर के सवालों के जवाब देता रहा। निखार उन जवाबों का मिलान फाइल में मौजूद उस फॉर्म से करती रही जो राकेश वालिया से भर्ती के समय भरवाया गया था। सभी कुछ दुरुस्त पाया गया तो उससे फॉर्म पर ठीक वहाँ साइन कराएगा जहाँ पहले से ही उसके साइन मौजूद थे। पहले ही से लगे अंगूठे के निशान के नीचे अंगूठे का निशान लिया गया और बारीकी से, बल्कि आतिशी शीशे की मदद से उसका मिलान किया अल्ताफ़ ने। जब उसने साइन और अंगूठे का निशान ठीक वही पाए जो फॉर्म पर पहले से मौजूद थे, तो मेज पर रखे एक कटोरे में भरे तरल पदार्थ की तरफ इशारा करता बोला, इससे अपना चेहरा धो। ये क्या है सरदार? उसने अल्ताफ़ से पूछा था। सख्त लहजा, क्या तुम चेहरा धोने से इनकार कर रहे हो? नहीं सरदार। वह सहमा। ऐसा कैसे हो सकता है? तो सवाल मत करो, चेहरा दो। मैंने तो उसे उत्सुकतावश पूछ लिया था सरदार। कहने के साथ उसने दोनों हाथों से कटोरा उठाया। आंखें बंद रखना, उन्हें नुकसान पहुंच सकता है। राकेश ने बगैर कुछ का एक हाथ में कटोरा पकड़ा और दूसरे हाथ की खोंच में तरल पदार्थ ले लेकर ठीक इस तरह अपने चेहरे पर छपाके मारने शुरू कर दिए जैसे पानी से चेहरा धोता था। चेहरा धोने के बाद उसने कटोरा वापस मेज पर रखा ही था कि अल्ताफ़ उसकी तरफ एक टॉवल बढ़ाता हुआ बोला, इससे अच्छी तरह पहुँच लो। राकेश ने वैसा ही किया। उस सब के बाद उसके चेहरे को बहुत गौर से देखते अल्ताफ़ ने जब दुरुस्त शब्द कहा तो सिकंदर बोला, यह ऐसा केमिकल है जो तुम्हारे चेहरे पर मौजूद दुनिया के किसी भी मेकअप को धो डालता है। किसी भी किस्म का फेस मास्क इसे धोखा नहीं दे सकता। जी। राकेश ने केवल इतना ही कहा। जिस वक्त सिकंदर ये कह रहा था कि यह बात तुम्हारी उत्सुकता शांत करने के लिए बताई गई है, उस वक्त अल्ताफ़ ने मेज के उस तरफ अपने नज़दीक रखी बाल्टी से कटोरे में पुनः उतना ही तरल पदार्थ भरकर मेज पर वहीं रख दिया जहाँ पहले रखा था। यह अगले इंकलाबी का चेहरा दिलवाने की तैयारी थी। ये तुम्हारा रिवॉल्वर है। पंक्ति के अंत में खड़े हरविंदर सिंह ने एक रिवॉल्वर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसे जेब में रख लो, नकाब पहन लो और उस दरवाजे से बाहर निकल जाओ। जी। एक बार फिर उसने इतना ही कहने के बाद दोनों आदेशों का पालन किया और कक्ष के उस दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ गया जिसके बारे में उसे नहीं मालूम था कि वह कहाँ खुलेगा। दरवाजे की तरफ अभी बढ़े ही था कि सिकंदर ने थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहा, रिवॉल्वर तुम्हें इसलिए दिया गया है कि ताकि अपने पीछे छुपे दुश्मन से निपट सको। यहाँ तो कोशिश की ही जा रही है। अगर वह इस कोशिश में नहीं पकड़ा गया तो तुम्हें अपने हर साथी पर नज़र रखनी है, दुश्मन को पहचानना है, जिस पर ज़रा भी शक हो उसकी खबर हमें से किसी को देनी है, और इतना मौका ना हो तो अपने हाथों से शूट कर देना। ओके? जी, जा सकते हो। उधर वह उस दरवाजे से बाहर निकला। इधर हरविंदर सिंह ने पहले की तरह ऊंची आवाज़ में कहा, नंबर 13। इस तरह इस प्रक्रिया से गुजरता हुआ जब नंबर 22, जो कि वास्तव में नीलम नाम की एक लड़की थी, दुरुस्त पाई गई और सिकंदर ने उससे वही अंतिम शब्द कहे जो हर एक से कह रहा था, तो वो बोली, गुस्ताखी माफ़ हो सके तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ सरदार। बोलो। आपके सारे परीक्षणों से गुजर चुकी हूँ मैं। अब तो आपको किसी तरह का शक नहीं है कि मैं नीलम नहीं हूँ। पाँचों ने उसे गौर से देखा। कुछ देर की खामोशी के बाद सिकंदर ने कहा, नहीं, अब मैं सकंदर के में एक बात कहना चाहती हूँ। कहो। हम लोगों को चेक करने से पहले आपको अपने आप को चेक करना चाहिए। उसने एक झटके से ये बात कह दी। इसमें शक नहीं कि उसकी इस अनोखी बात पर पाँचों चौंक पड़े थे। ऐसे चौके कि कुछ देर तक तो ऐसे अंदाज में उसकी तरफ देखते रहे जैसे दिमाग शून्य हो गया। फिर एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी इस प्रतिक्रिया पर नीलम बोली, अगर मैंने अपने अधिकार से ज़्यादा बोल दिया हो या कुछ गलत कह दिया हो सरदार तो माफ़ कर दीजिएगा। नहीं, एकाएक सिकंदर ने कहा, गलत तो कुछ नहीं कहा, लेकिन हाँ, अपने अधिकार से ज़्यादा ज़रूर बोली हो तुम। क्षमा करें सरदार। ये बात बस मैंने ये सोचकर कही थी कि संगठन के हित के बारे में सोचने का सबको बराबर अधिकार है, और वैसे भी ये बात हॉल में चर्चा का केंद्र बनी हुई है। कौन सी बात? लगभग सभी इंकलाबियों का मानना है कि हम लोगों से पहले आप लोगों को खुद को चेक करना चाहिए। कौन कह रहा है ऐसा? अल्ताफ़ के अलग से गुर्राहट निकली। नीलम का चेहरा पीला पड़ गया। बुरी तरह हड़बड़ाकर उसने कहा, सॉरी सरदार, सॉरी। और ऐसा कहने के बाद वह फ़ौरन ही उनके सामने से पलटकर तेज़ कदमों के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ गई थी। सिकंदर ने कहा, ठहरो। जहाँ की तहाँ जाम हो गई वे। सिकंदर ने अगला हुक्म दिया,
हमारी तरफ घूमो। उसने आदेश का पालन किया तो ज़रूर, लेकिन उस वक्त उसके चेहरे पर मौत जैसे कत्थक कर रही थी। सारा शरीर कांप रहा था। सॉरी, यह शब्द भी वह बड़ी मुश्किल से कह पाई। जवाब नहीं दिया तुमने? कौन कह रहा है ऐसा? सरदार। डरो नहीं, जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दो। किसी एक इनकलाबी का नंबर नहीं बताया जा सकता। नीलम ने मानो अपनी मुकम्मल ताकत लगाने के बाद कहा। हॉल में ये एक आम चर्चा है, सभी एक दूसरे से ऐसा कह रहे हैं। यहाँ हमारे पास आकर तो किसी ने नहीं कहा। खौफ के कारण नहीं कह पाए होंगे सरदार। अब मुझे भी लग रहा है कि मैंने ही ये बेवकूफ़ी क्यों की। नहीं, तुमने कोई बेवकूफ़ी नहीं की। इतनी मत डरो नीलम, अपने दिल की बात कहने का हक हर इनकलाबी को है। सिकंदर, एकाएक भन्ना हुआ अल्ताफ़ ने कहा। इतनी भी बकवास नहीं सुननी चाहिए हमें लोगों की। प्लीज़ अल्ताफ़, तुम एक मिनट शांत रहो। अल्ताफ़ को जैसे नीलम के सामने सिकंदर का खुद से इस लहजे में बात करना अच्छा नहीं लगा। कुछ और भन्ना गया वह, और भन्ना हुआ इसी लहजे में बोला। क्यों शांत रहो? क्या संगठन में मुझे तुम्हारे बराबर हक हासिल नहीं है? अरे, सिकंदर के मुंह से हैरत में डूबा स्वर निकला। इतने भड़क क्यों रहो तुम? मेरे बराबर क्या? तुम्हें तो मुझसे भी ज़्यादा हक है। बहरहाल हम सभी ने मिलकर यह संगठन खड़ा किया। तो फिर तुम मुझे शांत रहने के लिए कहने वाले कौन होते हो? सिकंदर ने एक नज़र निखार और अवतार की तरफ देखा। वे भी अल्ताफ़ के व्यवहार पर उलझे हुए से नज़र आ रहे थे। फिर वापस अल्ताफ़ की तरफ पलटकर बोला। तुम शायद कुछ गलत समझे। मैंने इस सेंस में शांत रहने के लिए नहीं कहा था। किसी भी सेंस में कहा, लेकिन हम में से किसी को भी किसी इनकलाबी के सामने एक दूसरे से ऐसा कहने का हक नहीं है। अल्ताफ़ ने यह बात भी उत्तेजित अवस्था में ही कही थी। बावजूद इसके सिकंदर कुछ बोला नहीं, बस चुपचाप अल्ताफ़ की तरफ देखता रह गया। नीलम ने वहाँ छाई खामोशी का लाभ उठाते हुए धीमे स्वर में पूछा। मैं जाऊँ सरदार? नहीं, सिकंदर ने अल्ताफ़ से पहले कहा। अभी रुको। इस बार अल्ताफ़ ने कुछ कहा तो नहीं, परंतु उसका चेहरा बता रहा था कि सिकंदर का नीलम को रोकना उसे अच्छा नहीं लगा। कुछ देर खामोशी रही। फिर खुद को सामान्य करने की कोशिश करते सिकंदर ने नीलम से पूछा। हॉल में चल रही चर्चा की कोई ख़ास वजह है? आपको बुरा तो नहीं लगेगा? वह हिचक रही थी। जो पूछा जा रहा है वो बताओ। दो वजह हैं सरदार। क्या क्या? पहली, इनकलाबियों का मानना है कि पहाड़ के अंदर आते आते प्रत्येक इनकलाबी को इतनी चेकिंग से गुजरना होता है कि उनमें से किसी के रूप में किसी और का यहाँ तक आना लगभग नामुमकिन है, जबकि आप लोगों को ऐसी किसी चेकिंग की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी वजह, आप ही के बताए मुताबिक वे आप छहों के मेकअप में दो बड़े और ऐसे कांडों का अंजाम दे चुके हैं जिनकी वजह से संगठन की साख को धक्का लगा है। ऐसी अवस्था में ये नहीं माना जा सकता कि वे आप लोगों के मेकअप कर ही नहीं सकते। इन दो वजह से संभावना ये बनती है कि उसकी बात काटकर सिकंदर ने कहा। तुम जा सकती हो। वह घूमी और इतनी तेज़ी के साथ कक्ष से बाहर निकल गई जैसे किसी बहुत ही बड़ी मुसीबत से पीछा छूटा हो। चली तो ज़रूर गई वह, लेकिन कक्ष में सन्नाटा छोड़ गई थी। तनावपूर्ण सन्नाटा, ऐसा कि उसके निकलने के बाद हरविंदर 23 नंबर को आवाज़ तक लगाना भूल गया था। उस सन्नाटे को भी अंततः सिकंदर ने ही तोड़ा, और यह कहकर तोड़ा, गलत तो नहीं कह गई है वह बकवास कर गई है। मौका लगते ही अल्ताफ़ यूँ फट पड़ा जैसे बस सिकंदर के बोलने का ही इंतज़ार कर रहा था। क्यों? तो मैं बकवास क्यों लगी उसकी बात? मैं फिर कहता हूँ सिकंदर, इस बार अल्ताफ़ ने चेतावनी सी दी। हमें इन लोगों को इतनी छूट नहीं देनी चाहिए। कितनी छूट? कि हमारे सामने खड़ा होकर चाहे जो कह जाए। लेकिन वह चाहे जो नहीं कह गई है। इस बार सिकंदर ने अपनी बात पर जोर दिया। शांत दिमाग से सोचोगे तो पाओगे कि जो दो वजह उसने बताई है उनमें दम है। उनकी वजह से अगर इनकलाबियों में वैसी चर्चा हो रही है तो वह न केवल स्वाभाविक है बल्कि तर्क संगत भी है। यकीनन अगर छहों में से कोई बाहर से यहाँ आए तो कोई चेकिंग नहीं की जाती। और यह भी सच है कि उन्होंने जो भी कुछ किया है हमारे ही मेकअपों में किया है। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि नज़ीर हम ही में से किसी के मेकअप में यहाँ है? इस बार तो अल्ताफ़ दहाड़ी उठा। मुझे लगता है कि वह लड़की तुम्हारा दिमाग ख़राब कर गई है। अरे, सिकंदर हैरान। इसमें दिमाग ख़राब की क्या बात हो गई? भला इस हम में से कोई नज़ीर कैसे हो सकता है? वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं हो सकता? तुम कुछ नहीं पूछ रहे। वह और ज़्यादा भड़का। बस तुम्हें आदत पड़ गई है खुद को हम सबसे सुपीरियर दिखाने की। और अब तो तुम ये भी नहीं देखते कि किसके सामने क्या कह रहे हो। मैं उस लड़की को यहाँ नहीं रोकना चाहता था, मगर तुमने रोका। ये जानते बूझते उससे बात की कि मुझे वो सब पसंद नहीं आ रहा है। अपनी इन्हीं हरकतों से तुम इनकलाबियों के सामने हम लोगों को खुद से छोटा दर्शाने की कोशिश करते हो। सिकंदर को लगा नीलम की मौजूदगी में हुई बातों को वह ज़्यादा ही महसूस कर गया है, सो बोला। एक बार फिर कहता हूँ अल्ताफ़, हालांकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। बावजूद इसके अगर तुम्हें यह लगा कि मैंने तुम्हें नीलम के सामने खुद से छोटा दिखाने की कोशिश की थी तो उसके लिए सॉरी। इस बार अल्ताफ़ के चेहरे पर तनाव कुछ कम होता नजर आया। थोड़ी देर की खामोशी के बाद वह धीरे से बोला। ओके, लेकिन नीलम की बात को हवा में नहीं उड़ाया जा सकता। सिकंदर ने कहा। मेरे ख्याल से मैं खुद को चेक। फिर वही बात। एक बार फिर अल्ताफ़ ने उसकी बात पूरी नहीं होने दी। तुम एक ही जगह क्यों अटक कर रह गए हो? और तुम क्यों नहीं चाहते कि हम पाँचों एक दूसरे को चेक करें?
इस बार सिकंदर ने उसे घूरा था। अरे ये भी कोई बात हुई? एक लड़की, एक अतनी सी लड़की तुम्हारे दिमाग में एक बात डाल गई और तुम हो कि सिर्फ बात नहीं डाल गई है वह। इस बार सिकंदर उसकी बात काट कर कह उठा, बल्कि तर्कपूर्ण बात कह गई है। ऐसी तर्कपूर्ण बात जिसे तुम भी काट नहीं पाए हो। क्या नहीं काट पाया हूँ मैं? इस बात का जवाब कहाँ दिया तुमने कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि नज़ीर हम ही पाँचों में से किसी के मेकअप में यहाँ आ गया हो? इस बात का तर्कपूर्ण जवाब देने की जगह तुम चीखने चिल्लाने लगे हो। कहना क्या चाहते हो तुम? चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। हम हमेशा तर्कों के बेस पर आगे बढ़ें। या तो तुम बताओ कि वह हम में से किसी के मेकअप में क्यों नहीं हो सकता, या अल्ताफ़ गुर्राया। इस बात में तो मुझे भी वजन लगता है कि नज़ीर के लिए यहाँ किसी इनकलाबी के मेकअप में आने से आसान हमारे मेकअप में आना है, निखार ने कहा, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि बगैर चेकिंग के सिर्फ हम ही लोग बाहर से यहाँ आते हैं। तुम्हारे बारे में क्या कहूँ? तुम्हें तो हमेशा ही सिकंदर की बात सही लगती है। मन ही मन आज तक इससे मोहब्बत जो करती हो। प्लीज़ अल्ताफ़, निखार ने कहा, अपनी हदें पार मत करो। हमें आपस में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इसमें इतने विवाद की क्या ज़रूरत है। इस बार अल्ताफ़ के कुछ भी कहने से पहले हरविंदर बोला, सीधी सी बात है, अगर हमारे इनकलाबियों में एक बात फैली है, वह चाहे सही फैली है या गलत, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है कि उनका भ्रम दूर किया जाए। और भ्रम दूर करने के लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है कि हम भी उन सबको इस केमिकल से अपने चेहरे धोकर दिखा दें। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तुम तीनों तो एक ही सुर में बोलने लगे। मुझे तो लगता है कि तुम्हें मुझी पर नज़ीर होने का शक हो गया है। इसमें शक की कोई बात नहीं अल्ताफ़, सिकंदर ने अब भी शांत स्वर में कहा, हम सभी भी चेहरे धोएंगे। अल्ताफ़, तुम्हारी इन्हीं बदतमीज़ी के बावजूद सिकंदर अभी भी शालीनता बरत रहा है। हरविंदर ने कहा, मैं तो कहूँगा कि तुम्हारा व्यवहार ही तुम्हें नज़ीर साबित किए दे रहा है। आखिर इस केमिकल से चेहरा धोने में तुम्हें क्या एतराज़ है? मुझे क्या एतराज़ होगा? अगर तुम्हें मेरे ही नज़ीर होने का शक है तो ये लो, सबसे पहले मैं ही चेहरा धोकर दिखाता हूँ। भड़के हुए अंदाज में कहने के साथ उसने मेज़ पर रखा कटोरा उठाया और सारा केमिकल एक ही झटके में अपने चेहरे पर फेंक लिया। और उसका ऐसा करना था कि हलक से ज़ोरदार चीख उबल पड़ी। पलक झपकते ही उसका चेहरा इस तरह झुलस उठा जैसे उस पर दुनिया का सबसे घातक तेज़ाब डाल दिया गया। सफ़ेद रंग का गाढ़ा धुआं उठ रहा था उसके चेहरे से। सिकंदर, निखार और हरविंदर उस दृश्य को देखकर बुरी तरह बौखला गए। ये क्षण ऐसे थे जब उनकी समझ में कुछ नहीं आया। अल्ताफ़ के हाथ से कटोरा छूट कर नीचे गिर चुका था। उसके हलक से लगातार चीखें निकल रही थीं। दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढके वह सारे कक्ष में अंधे के समान यूं झटपटाता फिर रहा था जैसे अपने जिस्म के अंदर सुलग रही आग से बचने की कोशिश कर रहा हो। अब उसके चेहरे पर रखे हाथ भी सुलगने लगे थे, वे भी धुआं उगलने लगे थे। हलक से निकलने वाली चीखें इतनी भयावह थीं कि क्या हुआ क्या हुआ चीखता अवतार भी कक्ष के अंदर आ गया था। इतना ही नहीं, अनेक नकाबपोश भी दरवाजे से कक्ष में झांकने लगे थे। जिसने भी वह दृश्य देखा उसी के छक्के छूट गए। हॉल तक में तहलका मच गया था, मगर उनमें से कोई भी कक्ष में दाखिल होने की हिम्मत नहीं जुटा सका। उस कक्ष में जिसमें मौत का बहुत ही भयंकर तांडव चल रहा था। सारे कक्ष में झटपटाता हुआ अल्ताफ़ मेज़ से टकराया तो वह उलट गई। अवतार ने अल्ताफ़ को बचाने के लिए उसकी तरफ झपटना चाहा तो सिकंदर ने एक जंप में उसे दबोच लिया। क्या कर रहे हो? वह उसके बंधनों से निकलने की कोशिश करता चीखा। तुम उसे बचाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? समझने की कोशिश करो अवतार, अब उसे कोई नहीं बचा सकता। ऐसी कोशिश करने वाला उस केमिकल की जद में आकर खुद भी उसी तरह जल जाएगा जैसे वह जल रहा है। क्या बकवास कर रहे हो सिकंदर? ऐसे कौन से केमिकल की जद में आ गया वह? दहाड़ता हुआ अवतार अब भी उसकी गिरफ्त से निकलने की भरपूर कोशिश कर रहा था। हमारे पास तो ऐसा कोई केमिकल नहीं था। तड़पता मचलता और चीखता अल्ताफ कभी कक्ष की इस दीवार से टकरा रहा था, कभी यहाँ उलझता, कभी वहाँ। कई बार तो निखार और हरविंदर से भी टकराने वाला था। उन्होंने ही खुद को उससे बचाया था। आंखों में वहशत और चेहरों पर दहशत लिए वह अल्ताफ के उस अंत को देख रहे थे। अंत ही तो था वह, उनके एक और साथी का ऐसा अंत जो ठीक उसी तरह उनकी आंखों के सामने हो रहा था जैसे रोहित का हुआ था, और वे कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, कुछ भी तो नहीं। देखते ही देखते उसके सारे जिस्म से धुआं निकलने लगा। एक समय ऐसा आया जब धाड़ से ज़मीन पर जा गिरा। कक्ष में गोश्त से जलने की दुर्गंध फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसके जिस्म को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से जलाया जा रहा हो। हर मसाम धुआं उगल रहा था और फिर उसका जिस्म शिथिल पड़ गया। सारी छटपटाहट, हर तड़पन रुक गई। मुंह से चीखें निकलनी बंद हो गई। अब कहीं कोई आवाज़ नहीं थी, हर तरफ सन्नाटा था। दहशत में डूबी आंखें कोयले की मानन काले पड़ चुके उस जिस्म को देख रही थी जिससे निकलता धुआं अब कम होता जा रहा था। अगला दृश्य कहाँ है नंबर 22? हॉल में छलांग लगाने के साथ सिकंदर ने जख्मी शेर की तरह दहाड़ कर पूछा था। मैं यहाँ हूँ सिकंदर खान, आवाज़ गूंजी। सिकंदर फिरकनी किसी तेज़ी से आवाज़ की दिशा में घूमा। हॉल में इंकलाबियों की ज़बरदस्त भीड़ थी। भीड़ एक ही झटके में काई की तरह फटती चली गई और इंकलाबियों के बीच बनी गैलरी के अंतिम सिरे पर नजर आई नीलम।
कोई नकाब नहीं था उसके चेहरे पर। वह एक कुर्सी पर बैठी थी। दूसरी कुर्सी की पुष्ट पर दोनों टांगें रखी हुई थी। गुलाबी होठों पर बहुत ही गहरी मुस्कान लिए वह अपने पैरों में मौजूद कपड़ों के जूतों के बीच से सिकंदर को देख रही थी। अकेले सिकंदर ही क्यों, सभी की नज़रों उस पर और केवल उसी पर केंद्रित थी। सिकंदर अपनी शोले बन चुकी आंखों से उस पर अग्नि वर्षा करता गुर्रा है। तू नहीं किया ये सब, तू नहीं बुना था अल्ताफ की मौत का ताना बना। नीलम ने उसी मुद्रा में बैठे बैठे बड़े आराम से कहा था। अब समझे तो क्या समझे आज़ादी के सूरमा। उस किसान को कभी कुछ हासिल नहीं होता जो तब आगे तो जो तब जागे जब चिड़िया खेत चुग चुकी हो। हरामजादी। इस बार सिकंदर से पहले दहाड़ता हुआ हरविंदर सिंह उसकी तरफ झपटा। क्यों किया तूने ऐसा, क्यों किया? कहने के साथ हरविंदर ने दोनों हाथों से उसका गिरेबान पकड़कर कुर्सी से उठा लिया था, मगर नीलम के चेहरे पर शिकन तक नहीं उभरी। गिरफ्त में वह हरविंदर की थी, जबकि देखती हुई सिकंदर की तरफ बोली, तुम बताओ सबसे बड़े सूरमा कि पहले इस सवाल का जवाब दूं कि वह सब मैंने क्यों किया, या ये बताऊं कि कैसे किया। इनमें से कौन सा सवाल महत्वपूर्ण है तुम्हारे लिए? ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश की तो भेजा बाहर कर दूंगी। कहने के साथ निखार एक ही जम में उसके नज़दीक पहुंची और दांत पीसते हुए रिवॉल्वर उसकी कनपट्टी पर रख दिए। इनकी सुनो। निखार की तरफ भवों से इशारा करती नीलम ने एक बार फिर सिकंदर से ही कहा, यह महारानी लक्ष्मीबाई नज़ीर एलिस को रिवॉल्वर से डराना चाहती हैं। इतना तक नहीं जान पाई अभी तक कि रिवॉल्वर की तो नाल भी नहीं घूम सकती मेरी तरफ। सब हैरान परेशान। भला नज़ीर क्यों बता रही थी वो खुद को? झूठ बोल रही है तू, बकवास कर रही है। सिकंदर का दिमाग मानो फटने को तैयार था। तू नज़ीर नहीं हो सकती। क्यों भला? उसकी मुस्कान गहरी हो गई। क्योंकि हम हर तरह से तेरा परीक्षण कर चुके हैं। तेरे साइन तक वही है, अंगूठे का निशान वही है, चेहरा धुलवाया जा चुका है, कोई मेकअप नहीं है तेरे चेहरे पर। और ये? निखार ने रिवॉल्वर की नाल से उसके गुदगुदे वक्षों को ठकठकाते हुए कहा, नज़ीर की छाती पर ये नहीं हो सकते। मैं ही नज़ीर हूँ सिकंदर मियाँ। नीलम ने एक बार फिर सिकंदर की तरफ देखते हुए कहा था, अभी तो मेरे इतने रूप सामने आएंगे कि तुम गिनते गिनते थक जाओगे। सिर्फ मेरी शक्ल के कारण ही तुम्हें जनता में यह भ्रम फैलने दिया था, ना कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ। मेरी माँ बच्चलन थी, उसने तुम्हारे साथ रात गुजारी थी। अब पता लगाओ कि मेरी असली शक्ल कौन सी है। चाहे जैसा केमिकल लगा लेना मेरी शक्लों पर, किसी से कुछ नहीं होगा। और जिससे कुछ हो सकता है, यानी वह केमिकल तुम्हारे पास है नहीं जिससे मैंने अल्ताफ़ का चेहरा धुलवाया। साला सबके चेहरे धुलवा रहा था, खुद ही धुल गया। धुलने के बाद निचुड़ भी गया। तुमने तो देखा था उसे निचुड़ते हुए। हर तरफ सन्नाटा छाया रहा। सिकंदर सहित जैसे किसी पर कुछ कहते ही नहीं बन पड़ रहा था। हॉल में मौजूद हर आँख नीलम को इस तरह देख रही थी जैसे सामने खड़ी कुतुब मीनार चीख चीख कर ये कह रही हो कि मैं ताजमहल हूँ। वैसी वैसे लगी कैसी अल्ताफ़ की मौत? उसने इस तरह पूछा जैसे कोई किसी से ताज़ा रिलीज़ हुई फिल्म के बारे में रिपोर्ट ले रहा हो। चीटिंग मत करना, ईमानदारी से बताना। ठीक वैसे ही मरा ना जैसे मैंने कहा था। मैंने कहा था ना तुम्हारे साथी तुम्हारे सामने मरेंगे और तुम कुछ नहीं कर सकोगे। क्या तुम कुछ कर सके? कैसे मारा हरामजादी? कभी संयम न खोने वाला सिकंदर भी मारे गुस्से के पागल सा हो गया। कैसे मारा उसे? इसी को तो कहते हैं चमत्कार। वह बोली, चमत्कार उन घटनाओं को नहीं कहते जिन्हें तुम पैदा किया करते थे। चमत्कार उन घटनाओं को कहते हैं जो जिसकी आंखों के सामने घटे वे भी ना समझ पाएं कि आंखों ने जो देखा वो हो कैसे गया। एक एक शब्द को चबाते सिकंदर ने दहाड़ कर पूछा था, मैं ये पूछ रहा हूँ कि तूने उसे मारा कैसे? मालूम है कि ये सवाल तुम्हारे दिमाग को फाड़े दे रहा है कि जिस केमिकल से वह सबके चेहरे धुलवा रहा था, किसी के चेहरे पर कुछ भी नेगेटिव नहीं हो रहा था, तो उसी के चेहरे पर केमिकल ने वह चमत्कार कैसे दिखा दिया जिसे तुमने अपनी आंखों से देखा। नीलम ऐसे अंदाज में कहती चली गई थी जैसे टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ा रही हो। वैसे बताने की मुझे कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। पूछो पूछो क्यों बता रहा हूँ? क्यों? सिकंदर दहाड़ उठा। क्योंकि अगर नहीं बताया तो तुम्हारा दिमाग फट जाएगा। दिमाग फट गया तो तुम मर जाओगे। और कहने के बाद वह थोड़ी रुकी, फिर बोली, ऐसा हो गया तो मेरे तो सारे प्लान पर ही पानी फिर जाएगा। सोरुमा हो, मौत भी तो अजीम व शान ही मिलनी चाहिए तुम्हें। भला यह भी कोई मौत हुई कि किसी सवाल का जवाब न मिलने के कारण तुम्हारा दिमाग फटा और तुम मर गए? मैंने तुम्हारी मौत का तरीका ऐसा चुना है कि देखने वाले और ख़ुद तुम भी बस गदगद हो जाओगे। माफ़ करना, फ़िलहाल इससे ज़्यादा कुछ भी बताकर मैं तुम्हारी मौत का चाम ख़त्म नहीं कर सकती, कम नहीं कर सकता। इस बार बहुत देर से खामोश खड़ा अवतार दहाड़ा। सिकंदर ने यह पूछा, खुद को मर्द जताने की कोशिश कर रही गंदी कुतिया, कि अल्ताफ़ को तूने कैसे मारा? लो, अब तुम्हारा दिमाग फटने को तैयार हो गया। उसने अवतार की तरफ देखा। इसलिए बता ही देता हूँ। बता, हरविंदर चीखा। अपना चेहरा धोने के बाद कटोरा वापस मेज पर रखते वक्त बस मैंने अपने हाथ से पहले ही से मौजूद थोड़ा सा चूर्ण कटोरे में डाला था। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि उस चूर्ण ने तुम्हारे केमिकल के साथ मिलकर अल्ताफ़ के चेहरे पर वह कमाल दिखा दिया। कैसा चूर्ण था वह? कैसा चूर्ण था? इस बारे में तो वही बता सकता है जिसने वो मुझे दिया था। किसने दिया था?
उन्हीं हकीम शैफुद्दीन ने, जिनके नाम का इस्तेमाल करके तुम 15 साल पहले हमारे महल में घुस गए थे। बहरहाल वे हमारे ख़ानदानी हकीम हैं। बहुत बूढ़े हो चुके हैं तो क्या हुआ, ऐसे हुनरमंद आदमी तो जितने बूढ़े उतने ही कामयाब। वह चूर्ण तो कुछ भी नहीं जिसका तुमने नमूना देखा है। उनके पास तो जड़ी बूटियों से तैयार होने वाले ऐसे ऐसे चूर्ण हैं कि इधर जीभ पर रखो, उधर खुद को खुदा के दरबार में हाजिरी लगाते पाओ। इसका मतलब तुम्हें पहले से मालूम था कि यहाँ कब क्या हालात बनने वाले हैं। तभी तो अल्ताफ़ को उस तरीके से मारने के लिए शैफुद्दीन से वह चूर्ण लेकर आई। इसमें भी कोई शक है? कैसे कैसे मालूम था तुम्हें? जो ये रखते हैं। कहने के साथ नीलम ने अपनी तर्जनी उंगली से अपनी कनपटी ठकठकाई थी। उन्हें समय से पहले ही बहुत कुछ मालूम हो जाता है। मतलब? जैसे ये मालूम हो गया था कि मेरी बात सुनने के बाद तुम लोग अपने केमिकल से अपने चेहरे धोने के नतीजे पर पहुंचोगे। यकीन ना हो तो पूछ लो यहाँ मौजूद अपने इन चमचों से। उसने नकाब पोशों की तरफ इशारा करने के साथ कहा था। इनके बीच वैसी कोई चर्चा नहीं थी जैसी चर्चा का जिक्र मैंने किया था। यह भी मालूम हो गया था कि छोटी छोटी बातों पर भड़क पड़ने वाला बीमार अल्ताफ़ तुम्हारे इस फैसले पर भड़क उठेगा। ज़्यादा संभावना उसी के शिकार होने की थी। वह इतना ना भी भड़कता तो शिकार वो होता जो सबसे पहले चेहरा धोता। मेरे लिए तो तुम्हारे सभी साथी समान हैं। कम से कम इनके प्रति मेरे मन में कोई भेदभाव नहीं है। कौन पहले मरता है कौन बाद में, इससे मेरी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब तू ये बताएगी कि खुद को नज़ीर क्यों बता रही है? कहने के साथ हरविंदर ने उसके बाल पकड़ लिए। बार बार इस तरह बात क्यों कर रही है जैसे तू फीमेल नहीं मेल हो? तू गधा है, एक नंबर का बेवकूफ़ है। कहने के साथ अपनी तरफ तने रिवॉल्वरों से ज़रा भी डरे बगैर नीलम ने अपना दायां हाथ घुमाकर इतनी ज़ोर से हरविंदर के गाल पर चांटा मारा कि पलक झपकते ही उसकी आंखों के सामने रंग बिरंगे तारे नाच उठे। और उसी की आंखों के सामने क्यों, हैरत से लबरेज तारे तो सभी की आंखों के सामने नाच उठे थे। जिस कदर वह चारों तरफ से घिरी हुई थी, उस अवस्था में कोई भी उससे ऐसी उम्मीद नहीं कर सकता था। भन्नाई हुई निखार अपने हाथ में मौजूद रिवॉल्वर का टिगर दबाने ही वाली थी कि सिकंदर उसे परे ढकेलता हुआ चीखा, नहीं, कोई गोली नहीं चलाएगा इस पर। सिकंदर के ढकेलने के कारण उसके हाथ में मौजूद रिवॉल्वर का टिगर दब गया, मगर गोली हॉल की छत से जाकर टकराई। यह जिंदा रहनी चाहिए। नीलम की आंखों में झांकता सिकंदर चीखता चला गया, हमारे सवालों का जवाब देने के लिए इसका जिंदा रहना ज़रूरी है। ज़िंदगी और मौत के बीच लटका दूंगा मैं इसे। हरविंदर सिंह जैसे पागल हो गया था। यह जिंदा रहेगी सिकंदर, चीख चीख कर हमसे मौत मांगेगी, लेकिन मैं इसे मरने नहीं दूंगा। तू मुझे मरने से क्या रोकेगा हरविंदर? तू तो खुद ही खुद को मरने से नहीं रोक सकेगा। कहने के साथ नीलम ने एक झटके से अपने चौंगे की जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया था। खतरा भापते ही हरविंदर सिंह ने उसकी दाई टांग को निशाना बनाकर फायर झोंक दिया। गोली सही निशाने पर लगी। एक चीख के साथ वह गिरी भी, मगर इसका क्या किया जाए कि गिरते गिरते भी हरविंदर को निशाना बनाकर गोली चला गई। उसकी गोली हरविंदर के जिस्म के किसी और हिस्से में नहीं बल्कि सीधी सिर में लगी थी। खोपड़ी के परखच्चे उड़ गए। एक लंबी की चीख के साथ वह ज़मीन पर जा गिरा। इस दृश्य को देखने के बाद तो कोई भी खुद पर काबू नहीं रख सका। दूसरी की तो बात ही दूर, कुछ सिकंदर भी अपना दिया आदेश भूल गया और एक साथ जो अनेक रिवॉल्वर गरजे उनमें खुद उसका रिवॉल्वर भी शामिल था। हॉल धाएँ धाएँ की आवाज़ों से दहल उठा। एक ही झटके में अनेक गोलियां नीलम के जिस्म में समा गईं और जब वह गिरी तो कभी न उठने के लिए गिरी थी। सभी हक बकाए से दोनों लाशों को देखते रह गए थे।